हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के दो एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी जो इससे पहले मैंने बनाई हैं चार्टर एक्ट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892। देखो, अब तक हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि 1858 का 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है और उसके बाद 1858 में उसके बाद हमारा क्या 1858 में कई सारे लॉज आए थे जिसमें हमने क्या देखा था कि भाई 1858 में आपके जो पावर्स थी पूरी की पूरी क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई थी। मतलब क्या, ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर्टिकुलर डिसॉल्व हो गई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पोस्ट खत्म हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल बन गया था और गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म होकर क्या हो गई थी, वाइसराय की पोस्ट हो गई। तो ये हमने सब देखा था। तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट में ऐसा क्या नया हुआ? तो देखो क्या हुआ कि इंडियंस को अलाउ किया गया इन लॉ मेकिंग प्रोग्राम्स में कि जो जो अब लॉ बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत इंडियंस को भी हम अलाउ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा 1857 में इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी, तो उसके बाद 1858 में हमने कई सारे लॉज बनाए और उसके बाद हमने देखा कि अब हमें क्या कहते हैं, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बना दी थी जिसमें हमने गवर्नर जनरल के जो दो डिवीज़न थे ना, जैसा कि आपने देखा था, एक था एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एक था लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो गवर्नर जनरल कर रहे थे भाई साहब, लेकिन जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था, जैसा कि आपको याद होगा, तो उसके लिए हमने एक अलग से विंग बनाई जिसे मिनी पार्लियामेंट बोलते थे। तो उसमें हमने इंडियंस की भी एंट्री कर दी। और कौन नॉमिनेट करेगा? नॉमिनेट करेगा वाइसराय। वाइसराय नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। देखो भाई, जहां नॉन ऑफिशियल मेंबर लिखा हो ना, वहां समझना है कि इंडियंस की बात हो रही है। तो वाइसराय यहां नॉमिनेट करेगा सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद होगा, अगर आप पहले वाली वीडियो जरूर देखो, कनेक्ट नहीं होगा, अगर आपने लास्ट की 3 वीडियोस हैं इसकी अभी तक, तो वो तीनों वीडियोस देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया, नॉमिनेट 3 मेंबर्स इन 1862 फ्रॉम इंडिया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग ने इस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी ना, जिन्हें हम क्या बोलते थे, ऑफिशियल मेंबर हमेशा ज़्यादा थे। हमेशा ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा है, मतलब ब्रिटिश के मेंबर्स ज़्यादा हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। बस यहाँ पे इसलिए कर दिया है कि भाई इन लोगों को ये ना लगे कि हम इंडियंस की बातों का सम्मान नहीं करते। क्योंकि जब 1858 का एक्ट आया था ना, तो उसमें क्या बोला गया था, ये एक्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसा बोला गया था। तो उसको अच्छाई को दिखाने के लिए ऐसा यहाँ पे किया गया कि 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? और कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इसको याद रखना है। ठीक, अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहां पे होता है कि पावर को तोड़ दिया गया, पावर डिवाइड हो गई। जैसे कि अगर बहुत पहले आपको याद हो, अगर पुराने एक्ट्स आपने देखे हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि पुराने एक्ट प्लीज पढ़ लेना, वरना नहीं समझ में आएगा। पहले क्या हुआ था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। सारी पावर कहाँ चली गई थी? गवर्नर जनरल। और कहाँ का? कोलकाता का जब गवर्नर जनरल बना था, आपको याद होगा, वैरन हेस्टिंग। तो उस समय मद्रास और बॉम्बे की पावर्स पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। मतलब सारी कुछ पावर्स थी, मेजर पावर कोलकाता के पास थी, गवर्नर जनरल ऑफ कोलकाता। तो अब क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे को भी पावर मिल गई कि मद्रास और बॉम्बे भी डिसीजंस ले सकते हैं लेजिस्लेटिव मैटर्स में। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी भैया। बंगाल के लिए बनी एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए बनी और पंजाब के लिए बनी। ये ईयर्स हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन
ये रेस्पेक्टिवली, मतलब बंगाल में बनी 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनी 1866 में, और पंजाब में बनी 1897 में। ये हमको याद रखना है, ठीक। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग। इस पोर्टफोलियो सिस्टम भैया क्या था, जस्ट टू डिवाइड द डिपार्टमेंट। जैसे कि अपने अगर आप इंडिया में देखोगे, होम मिनिस्ट्री अलग है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज बनाई गई। एक तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और वाइसराय को इतनी पावर मिल गई कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे बिना। विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो 6 महीने रहेगी। ये सारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद जरूर रखना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स नॉमिनेट करे थे, कौन कौन से थे ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा में क्या याद रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया। ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, वाइसराय। क्या वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछेंगे, नहीं। ऑर्डिनेंस के केस में वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं पूछेगा, और उसकी लाइफ क्या होती है, 6 मंथ्स होती है। एक बात इंडियन काउंसिल एक्ट में याद रखनी है कि भैया यहाँ पे जो है क्या इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब भैया जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, एक नया एक्ट आ गया, नया एक्ट आ गया 1861 के बाद सीधे 1892। इसमें क्या हुआ, दैट इज एनओ नहीं है, इट इज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन, इंडियंस। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाए जा रहे थे, कहाँ कहाँ, सेंट्रल में बढ़ाए जा रहे थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी, ऑफिशियल मेंबर्स की थी। ये हमेशा याद रखना है कि किसकी मेजॉरिटी रही है, हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजॉरिटी रही है। इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक। अब आगे देखो इसमें क्या हुआ था कि इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस बढ़ाए गए और ये बोला गया कि भैया अब आप यहाँ पे बजट का भी डिस्कशन कर सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर सकते हो आप, बजट का भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर, जैसे कि अगर हम बात करें तो बंगाल से 20 मेंबर्स थे, मद्रास से 20 मेंबर्स थे, बॉम्बे से 8 मेंबर थे, अवध से 15 मेंबर थे। इस तरीके से हमने नंबर्स बढ़ाए गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि बजट के ऊपर, ये जो बजट शब्द हाईलाइट कर रहा हूँ ना मैं, तो ये बजट के ऊपर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द मेंबर्स वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट और मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए इन्हें 6 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो भैया बजट का आप समझ में आया, ये बजट का जो शब्द लिखा है ना, जहां बजट का शब्द मिले आपको समझ लेना कि इंडियंस को अधिकार मिल गया है कि वो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और कितने दिन का इन्हें नोटिस देना पड़ता है, 6 दिन का नोटिस देना पड़ता है इस केस में, ठीक है। क्लियर हो गया ये। और हाँ, अब देखो क्या है, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उन्होंने क्या करा कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब इंडियंस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। एंड जो डिसीजन वाइसराय लेगा, यहाँ पे जो भी डिसीजन वाइसराय लेगा वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछ के लेगा, ठीक है। ये याद रखनी है। आगे बात समझ में। तो गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन, जो वाइसराय जो भी डिसीजन लेगा वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछ के लेगा, ठीक। यहां पे समझ में आया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां क्या बात हो रही, देखो प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट, और यहां पे आपका सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल। जैसे इंडिया में बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो प्रोविंशियल का मतलब है क्या हो गया, स्टेट। तो स्टेट में
जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो गवर्नर डिसीजन लेगा तो वो किससे पूछेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्यूनिसिपैलिटी है, यूनिवर्सिटी है, जमींदार हैं, इनसे पूछ के डिसीजन लिया जाएगा। तो इस एक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस एक चीज़ देखी जा रही है कि इंडियंस की जो नंबर है, जो इंडियंस का नंबर है वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है? हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी ही बनी हुई है, और ऑफिशियल कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। ठीक, याद रहेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया भैया? बजट। जहाँ ये क्वेश्चन है बजट, तो बजट पे हमें ध्यान रखना है कि बजट यहाँ पहली बार इंडियंस क्वेश्चंस कर सकते हैं। द मेंबर्स वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द बजट। ठीक है, लेकिन उसके लिए 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, ये भूलना नहीं है इसको। इंडियन काउंसिल एक्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इस यहाँ टर्म यूज हुई थी सबसे पहली बार। इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट यहीं से आया था। ठीक है, तो अब हमने 1861 का एक्ट देख लिया और 1892 का एक्ट देख लिया। यहाँ पे दोनों ही एक्ट इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगहों पे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा आपके पास सबसे अच्छा बढ़िया एक्ट लेके, मॉर्ले मिंटो और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।